दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने YouTube चैनल HTV@साइंस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच पाए। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यूपी टेट, सी टेट, BEd आदि से रिलेटेड, सुपर टेट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष आए हैं। इस टॉपिक का नाम है अधिगम व इसके प्रकार। दोस्तों, इस टॉपिक से इन कंपटीशंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इस लहजे को हम देखते हुए इस टॉपिक के लिए आज क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अधिगम या इसका सीखना, अधिगम का अर्थ वगैरह टॉपिक खुल चुका है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं अधिगम का अर्थ तथा परिभाषाएं क्या क्या है। पहली जो परिभाषा वुडवर्थ ने दी है, इसका नाम है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यानी कि इन सारी चीज़ों के अंतर्गत हम अधिगम का अध्ययन करते हैं। अगला है गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स ने बताया था कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। यानी कि जो हमारे अनुभव और प्रशिक्षण से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं, ऐसा बताया था गेट्स ने। स्किनर इसके बारे में क्या कहते हैं? इनका कहना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि हम सीख सीख कर अपने व्यवहार में जो सामंजस्य करते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगला है गिलफोर्ड के अनुसार। दोस्तों, गिलफोर्ड ने क्या बताया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन हैं, कंपटीशंस में आए हुए हैं। बिहार टेट में आया हुआ है ये डेफिनेशंस, यूपी टेट में आई है, यूपी टेट में 2 बार आ चुकी है, छत्तीसगढ़ टेट में आई है, झारखंड में आई है और यूपी टेट में आई है। इसी आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डेफिनेशंस हैं कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिगम की विशेषताएं, यानी कि अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, क्या है? सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता रहता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में सीखने की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। अगला है सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यानी कि जो बातें हम जान जाते हैं तो फिर हमारे व्यवहार में उसके अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है। सीखना सार्वभौमिक क्रिया है, ठीक है। सीखना विकास या अभिवृद्धि है। सीखना अनुकूलन है। सीखना नया कार्य है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। यानी कि सीख करके हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। सीखना विवेकपूर्ण है, ठीक है। अगला है सीखना वातावरण की उपज है। सीखना सक्रिय है। सीखना खोज करना है, यानी कि सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अगला है सीखना व्यवहार का संशोधन है। आइए अब जानते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो बालक जो है अधिगम की क्रिया को तेजी से करेगा। अगला है शारीरिक व मानसिक थकान। यदि बालक शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ होता है तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है धीमी हो जाती है। अगला है विषय सामग्री का स्वरूप, यानी कि विषय सामग्री का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। यदि विषय सामग्री का स्वरूप अच्छा होगा तो बच्चा अधिगम की प्रक्रिया को तेजी से करेगा।
अगला है सीखने की इच्छा, यानी कि जब बच्चे में सीखने की इच्छा सर्वोपर होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो बच्चा तेजी से सीखेगा। और यदि उसकी सीखने की इच्छा कम होगी तो बच्चा कम सीखेगा, तो अधिगम की गति भी धीमी हो जाएगी। परिपक्वता, यानी कि जब बच्चा परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है तो उसमें अधिगम की प्रोसेस बढ़ जाती है। अगला है वातावरण, यानी कि उसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है, ये उसके अधिगम के लिए पूरी तरीके से प्रभावित करता है। अगला है प्रेरणा, यानी कि बच्चे के लिए किस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हुई है। यदि बच्चा प्रेरणा से लबरेज है तो वह जल्दी सीखता है। अगला है व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। यदि व्यक्तित्व अच्छा है, पॉजिटिव है, तो बच्चा तेजी से सीखता है। ये सारे क्या थे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। यानी शारीरिक मानसिक विकास, शारीरिक मानसिक थकान, विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने की इच्छा, परिपक्वता, वातावरण, प्रेरणा और व्यक्तित्व। आइए आगे देखते हैं अधिगम की प्रभावशाली कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। पहला है करके सीखना। जब हम किसी कार्य के लिए करते हैं, स्वयं करते हैं, तो उसके लिए हम जल्दी सीख जाते हैं, तो हमारी अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, और ज़्यादा तेज होती है। अगला है निरीक्षण करके सीखना, यानी कि जब हम निरीक्षण करते हैं, जब हम कुछ काम किसी अन्य के लिए करते हुए देखते हैं, तो हम उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। अगला है परीक्षण करके सीखना। दोस्तों, जब हम परीक्षण करते हैं तब भी हमें सीखने के लिए मिलता है, अधिगम की प्रक्रिया होती है। अगला है सामूहिक विधियों का उपयोग करना, यानी कि सामूहिक विधियां हम प्रयोग करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया होती है। मिश्रित विधियों का प्रयोग करना, ठीक है। सीखने की स्थिति का संगठन करना, यानी कि हमें कैसे सीखना है, इन सारी बातों के लिए हम उसे संगठित करें पहले, उसके बाद सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अगला है वाद विवाद द्वारा, यानी कि हम किसी भी बात पर तर्क करके एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगला है सम्मेलन व विचार गोष्ठियों द्वारा सीखना। अगला है कार्यशाला में सीखना। अगला है खेल द्वारा सीखना। तो ये सभी क्या थी, सीखने की विधियां थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त वाचन विधि, यानी कि हम बोल करके, प्रयास एवं त्रुटि, पूर्ण विधि, अंश विधि, अंतराल विधि, सतत विधि, ये सारी विधियों के द्वारा सीख सकते हैं। किसी भी विषय का शिक्षण बच्चों के पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान की क्षमताओं पर निर्भर करता है। यदि बच्चे के लिए पूर्व ज्ञान उपस्थित है, ठीक है, बच्चे में पूर्व ज्ञान है, तो बच्चे के लिए नवीन ज्ञान उस पूर्व ज्ञान से जोड़ करके दिया जा सकता है। अगला है सीखने की विधियां ऐसी हों जो बच्चे को सीखने में आत्मनिर्भर बनाएं। ठीक है, बच्चा खुद सीखने के लिए तत्पर रहे। अगला है बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, वे सीखने में आनंद का अनुभव करें, यानी कि जब उन्हें सीखने में आनंद आएगा तो वह अच्छे से सीख सकते हैं। अगला है उनमें आपस में सहयोग की भावना विकसित हो। आइए अब देखते हैं अधिगम के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार का अधिगम होता है। अधिगम को किए जाने कार्य की प्रकृति के आधार पर, यानी कि हमने इसे किसके कार्य की प्रकृति के आधार पर लिया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, शाब्दिक अधिगम, दूसरा है गत्यात्मक अधिगम, तीसरा है समस्या समाधान अधिगम। शाब्दिक अधिगम में हम बातचीत के द्वारा किसी टॉपिक के लिए सीखते हैं तो उसे हम शाब्दिक अधिगम कहते हैं। दूसरा गत्यात्मक, यानी कि जब हम किसी कार्य को करके सीखते हैं। अगला समस्या समाधान, जब हम किन्हीं समस्याओं पे काम करते हैं और उनका समाधान खोजते हैं तो हमें समस्या समाधान अधिगम प्राप्त होता है। अगला है शैक्षिक उद्योग उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिगम को तीन पक्षों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन सा, संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ठीक है, ये क्या होता है, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में है, तीन भागों में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला है शिक्षण के स्तर के आधार पर, यानी कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं, स्मृति स्तर अधिगम, अवबोध स्तर अधिगम और चिंतन स्तर। यानी कि ये सीखने के स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, यानी कि इसमें जो चिंतन स्तर होता है वो सबसे उच्चतम स्तर होता है,
और सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होता है? स्मृति स्तर अधिगम होता है। गैने ने अधिगम की प्रकृति को समझाने के लिए अधिगम को 8 भागों में विभक्त किया, जो कि निम्न भागों में है। कौन कौन से 8 भाग थे गैने ने बताए थे? जो गैने हैं इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने अधिगम के भाग दिए थे। कौन कौन से हैं? संकेत अधिगम, यानी कि ये पावलोव के क्लासिकल अधिगम सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें हम कोई संकेत देते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यानी कि इसमें उद्दीपन दिया जाता है। ये थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित होती है। तीसरी है श्रृंखला अधिगम। इसमें व्यक्ति किसी विषय वस्तु को क्रमिक रूप से सीखता है, यानी कि क्रम से सीखता है, जैसे गिनती, पहाड़ा आदि। तो इसे हम बोलते हैं श्रृंखला अधिगम। अगला है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसमें क्या होता है? शब्दों, वाक्यों, वार्तालाप, लेखन से संबंधित ये अधिगम होता है। अगला है बहुविभेदन अधिगम। अपने समक्ष उपस्थित अनेक वस्तुओं या घटनाओं में विभेद करना सीखता है। ठीक है। अगला है संप्रत्यय अधिगम। अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के प्रति अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करता है। सिद्धांत या नियम अधिगम। इसमें क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक संप्रत्ययों को क्रमबद्ध रूप से करके नियम बनाया जाता है। अगला है समस्या समाधान अधिगम। इसमें प्राणी अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करके सीखता है। ठीक है। सामान्य रूप से अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं? संवेदन गति अधिगम, गामक अधिगम, बौद्धिक अधिगम। ठीक है। और बौद्धिक अधिगम के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रतिरक्षीकरण अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, साहचर्य अधिगम, रसानुभूतिपरक अधिगम और कार्यात्मक अधिगम। दोस्तों अभी आप ये देख रहे थे, ये क्या थे? अधिगम के प्रकार थे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, निश्चित ही आपकी समझ में आएगा। इसी के साथ आज हम अपने टॉपिक के लिए समाप्त करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।